Hello everyone, welcome to Diva Druvins. This is Divya Vadwani and today we'll be studying about credit control जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो ये जो वीडियो है ये आपको सिर्फ तभी समझ में आएगा जब आपने इससे पहले कॉमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट क्रिएशन वाला पार्ट समझा है। मींस ओनली इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि बैंक जो है वो क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है, तभी आपको समझ में आएगा कि सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल कैसे करता है क्रेडिट को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रेडिट कंट्रोल के बारे में। क्रेडिट कंट्रोल एज अ मॉनेटरी मेजर, ये एक इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसी होती है आई शुड से, जो जिसमें जो आरबीआई होता है वो मनी सप्लाई इन एन इकॉनमी को कंट्रोल करता है। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन जो सप्लाई है किसी भी इकॉनमी में वो हमेशा कम होता है, जस्ट बिकॉज कि हम तुरंत प्रोडक्शन या तुरंत डिमांड को मीटअप नहीं कर सकते। इसीलिए इकॉनमी में मनी सप्लाई को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसी मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। तो इसमें प्राइस स्टेबिलिटी को बना करके रखना और इन्फ्लेशन को बना करके रखना। तो इसके दो मेन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसमें रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशंस आते हैं, और दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड्स, जिसमें मॉरल सवेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ये आते हैं। ठीक, तो इन दोनों का ही जो मेन पर्पस होता है वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखना, सो दैट इकॉनमी में लिक्विडिटी भी रहे और मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा भी ना हो। फिर हम इसके पढ़ेंगे कि क्यों आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है, उसके क्या रीजंस हैं, क्या उसका पर्पस है करने का। तो सबसे पहले है किसी भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं पूरी इकॉनमी में, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या महंगाई बहुत ज़्यादा कम हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता हो रहा है मार्केट, तो भी समस्या है, क्योंकि तब तो इकॉनमी आपकी बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली जाएगी। जब इकॉनमी में हर चीज़ बहुत सस्ती होने लगेगी, तो ऐसे समझो कि जब इकॉनमी में कोई पर्सन प्रॉफिट ही नहीं निकाल पा रहा है एक जनरल सी चीज़ का, तो ऑब्वियसली वो अपने वर्कर्स को भी कम ही पैसा देगा। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही इकॉनमी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रेडिट फ्लो को प्रायोरिटी सेक्टर्स में लेकर के जाना भी बहुत ज़रूरी है। देन स्टेबिलिटी फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो मेंटेन करके रखना, क्योंकि अगर हमारी कंट्री की वैल्यू बहुत गिर जाएगी तो भी समस्या है, बिकॉज हमारी कंट्री में फिर इनफ्लो नहीं होगा। ठीक, देन मैनेजिंग बिजनेस साइकिल, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसके कारण इकॉनमी में क्रेडिट कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। बिजनेस साइकिल जो बूम और डिप्रेशन की साइकिल होती है, जिसमें एक समय पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और एक समय पर बहुत कम डिमांड होती है। तो उससे पहले हम समझते हैं, एक बेसिक रिव्यू लेते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब मनी सप्लाई को एक्सपैंड करते हैं, मतलब वो जितना भी पैसा उनके पास है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख करके बाकी जो है वो एज डिमांड डिपॉजिट्स वो उनको दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन्स। मतलब जो भी उनके पास सेविंग्स और करंट अकाउंट से जो पैसा आया है वो जब बाहर वो लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में दे देते हैं, सो दैट किसी भी इकॉनमी की मतलब सिटीजन्स की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाए, जिसके लिए इवन दो वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बट पैसा तो दे रहे हैं ना लोन्स के तौर पे, तो उससे इकॉनमी का मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण देयर इज़ ऑलवेज अ इंक्रीज इन द क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज़ द पार्ट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, जिसको हम समझेंगे। क्रेडिट कंट्रोल जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक, एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये देखता है कि कंट्री का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो हमेशा रेगुलेटेड रहे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन्ड है और ये एक मतलब चार्ज के जैसे फॉर्म होता है, जिसमें इंडियन रुपी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, बिकॉज डायरेक्टली तो इट इज़ कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक, क्रेडिट कंट्रोल उसकी एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखता है कि डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी में मेंटेन रहे और लिक्विडिटी बनी रहे इकोनॉमी में। तो इसी के लिए ही जो दो मेन मेथड्स हैं, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव मेथड्स या फिर जनरल मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल are related to the quantity or the volume of money and are aimed to
एट रेगुलेटिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ बैंक क्रेडिट, मतलब कि जो भी इकॉनमी का जो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, सेंट्रल बैंक का होता है। ठीक, तो क्वांटिटेटिव मेथड्स का क्या मतलब होता है कि जब इकॉनमी का जो ये क्वांटिटी है या ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी है, जिसमें हम किसी एक सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे जब आप क्वालिटेटिव पढ़ोगे तो आप सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पढ़ोगे जो किसी एक सेक्टर के लिए होती है, बट यहाँ पर क्वांटिटेटिव में पूरी वॉल्यूम ऑफ मनी इज देयर। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है दीज टूल्स आर इनडायरेक्ट इन नेचर, मतलब वो डायरेक्टली नहीं इन्फ्लुएंस करते बट येस इट टेंड टू इन्फ्लुएंस द लोनेबल फंड्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, मतलब जो मनी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को दे रहा है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है, कॉमर्शियल बैंक को दे रहा है या कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी कंट्रोल्ड। यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेथड्स में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इज ऑल्सो सपोज टू बी मेंटेन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में हमेशा बैलेंस मेंटेन किया जाता है, और जो भी कॉमर्शियल बैंक्स द्वारा डिपॉजिट्स हैं वो कंट्रोल करने का काम आरबीआई का होता है। ओके, तो इसमें मेन 4 पार्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएशंस इन रिजर्व रेशियो एंड रीपर्चेज ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है बैंक रेट पॉलिसी, जिसको हम डिस्काउंट रेट पॉलिसी भी होते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड रेट है इन विच द सेंट्रल बैंक इज़ रेडी टू परचेज एंड री डिस्काउंट एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट अप्रूव बिल्स हैं या फिर कॉमर्शियल पेपर्स हैं, तो ये दोनों ही आरबीआई जो है वो उनसे ले लेगा और उसके बाद उसके बदले उसको पैसा, कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए दैट इज़ ऑल्सो अ मेन पार्ट जिसमें दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को वो इन्फ्लुएंस करता है। बैंक रेट एक इंटरेस्ट रेट है, ठीक, जिसमें आरबीआई जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स, इट कैन बी 28 डेज, इट कैन बी मोर ऑल्सो, लॉन्ग पीरियड के लिए भी वो हो सकता है, तो वो कॉमर्शियल बैंक्स को देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देता है, एंड दैट इज़ ऑफन विदाउट कोलैटरल, मतलब ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कोलैटरल हो, दैट इज़ अ सिक्योरिटी, जो कोई सिक्योरिटी प्लेज करना है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो चीज़ हो। व्हेन द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द बैंक रेट, तो जाहिर सी बात है कि अगर जो बैंक रेट है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है, तो हमेशा अगर कॉमर्शियल बैंक लोन ले रहा है या फिर अगर पैसा इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई भी कॉमर्शियल पेपर को डिस्काउंट करवा रहा है, तो उस टाइम पर उसको वो चीज़ महंगी पड़ेगी, जिसके कारण जो कॉमर्शियल बैंक को जब महंगा पड़ रहा है वो चीज़, तो वो फर्दर अगर कभी लोन दे भी रहा है जनरल पब्लिक को, वो भी उसको एक्सपेंसिव पड़ेगा। वेयर एज व्हेन आरबीआई रिड्यूसेस द बैंक रेट, तो वो जो बोरोइंग्स है वो सस्ती हो जाती है और इसी के थ्रू क्रेडिट जो है एक्सपैंड हो जाता है इकॉनमी में। ठीक, आप देख सकते हो डेटर है, क्रेडिटर है, कॉमर्शियल बैंक है, तो कॉमर्शियल बैंक के पास व्हेनेवर क्रेडिटर कम्स फॉर द बिल दैट इज़ डिस्काउंटेड, अब ये जो बिल है ये कॉमर्शियल बैंक के पास है, वो उसको फर्दर री डिस्काउंट करवा सकता है और जिसके बदले सेंट्रल बैंक उसको मनी पे कर सकता है, एंड दैट इज़ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ बीइंग सोल्ड टू द सेंट्रल बैंक्स। ठीक, देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, एज ऑफ 8 अप्रैल 2026 जो बैंक रेट है दैट इज़ 5.50%। ठीक है, जिसमें जो दिस इज़ द रेट ऑफ लॉन्ग टर्म लेंडिंग टू कॉमर्शियल बैंक्स एंड इज़ करेंटली अलाइंड विद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दैट मीन्स कि देखो 2 टॉपिक्स होते हैं, एमएसएफ एंड एसडीएफ, तो हम लोग पहले इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दैट इज़ एमएसएफ और एसडीएफ। ठीक है, एमएसएफ क्या करता है, ये अलाउ करता है बैंक को कि वो मनी बोरो कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा चाहिए तो वो सडनली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ना, कि व्हेनेवर दे आर इन नीड ऑफ मनी फॉर इमरजेंसी, तो वो इनसे मांग सकते हैं, सेंट्रल बैंक से वो मांग सकते हैं। ठीक है, और एसडीएफ क्या होता है कि अगर मेरे पास एक्सेस में कैश रखा हुआ है कॉमर्शियल बैंक्स के पास, तो वो बिना कोलैटरल के वो उसको वहाँ पर आरबीआई के पास जमा करवा सकते हैं। तो ये जो है ये एमएसएफ और एसडीएफ जो होते हैं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेट जो
अगर हमने आपसे पैसा ले लिया है इमरजेंसी के लिए, या हमने आपको जो मेरे पास एक्स्ट्रा कैश है वो दे दिया है, तो उन दोनों ही केसेस में आरबीआई हमें कुछ इंटरेस्ट पे करता है। ओके, तो बैंक रेट जो करंट है दैट इज़ ये बैंक रेट, पॉलिसी रेपो रेट, उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इज open market operations, that implies trading of eligible securities by the country's apex bank, that is RBI, in capital and money market। तो गवर्नमेंट क्या करता है, जो आरबीआई क्या करता है, वो परचेज करता है या सेल करता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, मतलब कि यू कैन टेक इट एज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं या कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं गवर्नमेंट द्वारा। ओके, तो उनको वो अपने पास बाय या सेल करता है ओपन मार्केट में, दैट इज़ नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और इससे वो इकॉनमी का जो मनी सप्लाई है उसको क्रिएट या कंट्रोल कर सकता है। ठीक, अब सबसे पहले आता है कि व्हेन सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करता है, तो इससे क्या होगा, अगर वो कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो उसके पैसे देगा। तो बैंकिंग सिस्टम में वो पैसे दे रहा है, जिसके कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी और लोन्स भी चीप हो जाएंगे। और अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि वो मनी सप्लाई को कम करे, तो वो सिक्योरिटीज़ को वो सेल कर देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स को वो सेल कर देगा, जिसके कारण जो जब बेचेगा तो उसके पास पैसा वापस वो कॉमर्शियल बैंक से ले सकता है और इसके कारण इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वेरिएशंस इन रिजर्व रेशियो, दैट इज़ कैश रिजर्व्स, दैट इज़ इसके जो मेन 2 पार्ट्स हैं इन विच यू विल अंडरस्टैंड कि कैश रिजर्व्स वो कैसे मेंटेन करता है। तो एज वेल एज सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी हैज़ टू बी मेंटेन बाय द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, मतलब कुछ पैसा वो अपने पास रखता है कॉमर्शियल बैंक, कुछ पैसा वो आरबीआई को सबमिट करता है। तो इन दोनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये सीआरआर और एसएलआर जो कैलकुलेट होता है वो होता किस पैसे पर आप उसको कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए हम समझते हैं नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़, मतलब बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है, उनका डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स और उनके जो डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स है, मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ बोला गया ना, इसका मतलब होता है कि जो पैसा उनके पास पब्लिक का है और उनका अगर कोई पैसा बाहर किसी और अदर बैंक के पास है, तो वो माइनस करके जो बचता है वो होता है, उस परसेंटेज पर हम सीआरआर मतलब कि आरबीआई को पैसा सबमिट करते हैं। ठीक, तो एनडीटीएल का फॉर्मूला होता है टोटल लाइबिलिटी, दैट इज़ द डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ माइनस अदर डिपॉजिट्स विद अदर बैंक। सो डिमांड लाइबिलिटीज़ में आता है सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और डिमांड ड्राफ्ट्स रिलेटेड डिपॉजिट्स। टाइम लाइबिलिटीज़ में आता है जो दैट इज़ रीपेएबल ऑन मेच्योरिटी, दैट इज़ फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट। और अदर टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स लाइबिलिटीज़ जैसे कि अक्रूड इंटरेस्ट है कोई, या अनपेड डिविडेंड्स है, मार्जिन्स हेल्ड अगेंस्ट लेटर्स ऑफ क्रेडिट है जो हमें इवेंचुअली पे करनी है सम और द अदर डे, जो हमारा पैसा नहीं हमें पे करना है। ठीक है, मतलब कॉमर्शियल बैंक्स को पे करना है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला, और इसी के ही बेसिस पर ही ये जो एसेट्स विद अदर बैंक्स है, मतलब कि दूसरे बैंक्स को अगर किसी कॉमर्शियल बैंक ने पैसा दे रखा है, ठीक, या फिर कुछ अमाउंट है जो मेरा उनके पास है फॉर द शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड में मेरा पैसा उनके पास है, तो वो एसेट्स को हम माइनस करेंगे, उसके बाद हमारा एनडीटीएल बनेगा। और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट कि बैंक जो है एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल रखते हैं एज कैश विद आरबीआई, दैट इज़ नोन एज सीआरआर, और लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखते हैं, दैट इज़ एसएलआर। ठीक, लेंडिंग पार ये डिसाइड करता है कि बैंक के पास कितना मनी अवेलेबल है फॉर लेंडिंग पर्पसेस, एंड लिक्विडिटी वो ये भी डिसाइड करता है कि आरबीआई को कितना लिक्विडिटी कंट्रोल करना है बैंकिंग सिस्टम में। देन सीआरआर, बैंक एक सर्टेन पोर्शन होल्ड करते हैं एनडीटीएल का जो वो आरबीआई के पास रखते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश, और एसएलआर होता है दैट इज़ अ सर्टेन
पोर्शन ऑफ दिस NDTL जो उनको अपने पास कैश फॉर्म में या गोल्ड या अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में अपने पास रखना होता है। ठीक, व्हाट हैपन्स व्हेन दे आर एडजस्टेड, अगर SLR या CRR ये दोनों ही परसेंटेज अगर RBI जो है वो ज़्यादा कर देता है, अपने CRR ज़्यादा करेगा मतलब कैश रिजर्व मुझे RBI के पास ज़्यादा रखने हैं, तो हैंस मनी सप्लाई कम हो जाएगा इकॉनमी में। SLR ज़्यादा रखेगा मतलब कॉमर्शियल बैंक को अपने पास पैसा ज़्यादा रखना है, मींस वो फिर भी लोन नहीं दे पाएगा और मनी सप्लाई कम हो जाएगा इकॉनमी में। ओके, लोअर करेगा तो इट विल बी जस्ट ऑपोजिट कि लेंडिंग के लिए जो पैसा बैंक के पास है वो ज़्यादा हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ द फोर्थ वन, दैट इज़ रेपो रेट, दैट इज़ अ रीपर्चेज ऑप्शन जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं। तो it is also known as repurchase transactions that are carried out by the central bank to regulate the money market situation। अब as per this transaction central bank जो है वो commercial bank को loan grant करता है, that is against the government approved securities for a fixed period of time, that is known as repo rate, on a condition कि जब हम आपसे वापस ये पैसा लेंगे तो हम एक प्री डिटरमाइंड रेट पर लेंगे जब व्हेन एवर द पीरियड इज़ ओवर। ठीक, तो ड्यूरेशन एंड टेन्योर समझते हैं। रेपो रेट का क्या होता है, दैट इज़ स्पेशली शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जो ओवरनाइट टू 2 वीक्स होता है। बैंक रेट लंबे समय के लिए चला जाता है। ओके, रिवर्स रेपो रेट, ये रेपो रेट का जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि सेंट्रल बैंक ग्रांट करता है लोन टू कॉमर्शियल बैंक्स, रिवर्स रेपो में सेंट्रल बैंक उनसे पैसा ले लेता है, मतलब एक्सेस कैश के फॉर्म में कह सकते हो कि वो उनसे वापस सिक्योरिटीज़ या लोन्स को वो ले लेता है। दे बोरो लोन फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो अगेन इट इज़ टिपिकली ओवरनाइट, एक रात के लिए, टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी। अब सबसे पहले रेपो रेट, कॉमर्शियल बैंक ने एक दिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इसको दे दी और इसके बिहाफ पर सेंट्रल बैंक ने इसको पैसा दे दिया। नेक्स्ट डे कॉमर्शियल बैंक लोन प्लस रेपो रेट, जो भी रेट है उसके बेसिस पर पैसा वापस करेगा और सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस कर देगा। ठीक, ये जो रेपो रेट है दैट इज़ द रिजर्व रेट ऑफ RBI, that is the rate at which the RBI lends money to commercial banks, that is grants loan that can be currently 5.25%। ठीक, और उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, दिस आई हैव टू सी कि ये सही है कि मतलब अभी वाला ही करंट वाला है कि नहीं। अभी आई हैव एडेड इट ऑल्सो, जो सबसे पहले वाली बैंक रेट वाली स्लाइड थी। तो द रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द RBI बोरोज फ्रॉम बैंक्स, जब RBI पैसा वापस लेता है बैंक से या फिर एक दिन 2 दिन के लिए जो सरप्लस फंड्स हैं वो कॉमर्शियल बैंक उनके पास रखवा सकता है RBI के पास, जिसके लिए मनी सप्लाई जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, करंट स्टेटस, अब ये वाला जो है ये करंट आपका माना जाएगा, जिसमें रेपो रेट इज़ 5.25%, येस ये वाला सही है। और दूसरा इज़ रिवर्स रेपो, दैट इज़ 3.35%। ठीक है, अब रेपो रेट, रीपर्चेज रेट, वेन एवर द बैंक हैज़ शॉर्ट टर्म shortage of funds, they borrow from the RBI। ठीक, हायर द रेपो रेट, अगर रेपो रेट बहुत ज़्यादा है तो बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसको किया जाता है। देन रिवर्स रेपो रेट, जब बैंक जो भी एक्सेस फंड्स होते हैं वो रिजर्व बैंक के पास दे देते हैं, जिसके कारण अगर रेपो रेट जो है वो हाई हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट हाई हो जाता है, तो दैट इज़ इट रिड्यूसेस द मनी अवेलेबल विद द बैंक्स, जिसके कारण लिक्विडिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इन दोनों का ही पर्पस क्या होता है, इट इज़ टू एक्ट एज अ की टूल फॉर द RBI टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रेगुलेट द मनी लिक्विडिटी, मार्केट लिक्विडिटी। अब व्हाट इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इन्हीं दोनों को ही कि समडे अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो वहाँ पर दे दो, कम है तो उनसे ले लो पैसा, तो दैट इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एक मॉनेटरी पॉलिसी दैट फैसिलिटेट्स बैंक्स टू बोरो द मनी बाय वे ऑफ रीपर्चेज अग्रीमेंट्स। ठीक,
तो दिस इज़ द ऑपोजिट कि जब एक्सेस कैश है तो हम इनको सेंट्रल बैंक को दे रहे हैं और उसके बदले हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन सेंट्रल बैंक इसको वापस कर दे रहे हैं. एंड लेटर व्हेन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विल बी गिवन बैक, तो अमाउंट प्लस रिवर्स रेपो इंटरेस्ट के साथ हम इनको पैसा वापस कर देंगे, सेंट्रल बैंक कर देगा कॉमर्शियल बैंक्स को. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप something or maybe everything would have gone in your brain. So if you want to ask any other question, you can mention it in the comment box. If you want me to take any other topic, you can mention it in the comment box. Next we'll be doing the qualitative measures of credit control in the next video. If you are able to understand, you like the video, you can share it with your friends, with your best friends. Keep studying. Thank you.